हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान में वो है हमारा चिंतन। क्या है? चिंतन। तो देखिए, चिंतन का मतलब क्या होता है और चिंतन की विशेषताएं क्या होती हैं और चिंतन असल में चिंतन का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो देखिए, चिंतन को इंग्लिश में हम थिंकिंग कहते हैं। जो भी हम सोच विचार रहे होते हैं ना, असल में वही हमारी चिंतन होती है। बट हम सोचते विचारते क्यों हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक प्रकरण है जिसमें चिंतन काफ़ी रूप से कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो देखते हैं, आज हम चिंतन के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं, फिर मैं जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें चिंतन के प्रकार बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चिंतन। तो देखिए, चिंतन की परिभाषा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें सबसे पहले डेफिनेशन को देखना होता है कि डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा क्या है, असल में वो चीज़ है क्या, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, जब तो हम उसकी गहराई में उतरेंगे। तो देखिए, परिभाषा क्या है रॉस के अनुसार। रॉस एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने, हालांकि कई मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन की परिभाषाएं देख रखी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ रॉस, तो रॉस ने काफ़ी अच्छे तरीके से और कुछ ही चुनिंदे शब्दों में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन असल में क्या है। बाकी मनोवैज्ञानिकों ने थोड़े बहुत लंबी परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं, तो ये काफ़ी रॉस इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, और इनकी जो परिभाषा है पूछी जाती है। तो देखिए, चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ से लेकर वहाँ तक। यानी चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। मतलब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, और ये हमारे ज्ञान का काफ़ी ज़्यादा मुख्य भाग माना जाता है। तो जब भी हम चिंतन करते हैं तो उस समय हमारी मानसिक शक्तियाँ एक होकर उस बिंदु के ऊपर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसका हल ढूंढना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के ज़रिए, पूर्व अनुभव के ज़रिए हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो इसीलिए रॉस ने बताया कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, वह ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये है चिंतन की डेफिनेशन। अब देखिए, चिंतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए, चिंतन में जो है ना, प्रतीक, कुछ सिंबल्स होते हैं चिंतन के अंदर, संप्रत्यय, प्रतिमाओं की उपस्थिति यानी प्रेजेंस होती है। तो चिंतन में देखिए, हम जब चिंतन करते हैं ना, तो कई प्रतीकों के जरिए हम किसी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि इस मार्कर के बारे में बताइए, तो अब ये मार्कर के बारे में बताना है मुझको, यानी मेरे पास एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि इस मार्कर के बारे में बताऊं, तो अब मैं मार्कर के गुण और दोष दोनों के बारे में बता सकता हूं, क्या गुण है क्या दोष है। तो उस समय मेरा जो ब्रेन है वो थिंक करना शुरू कर देगा और उसके बारे में मैं जानना शुरू कर दूंगा और बताना शुरू कर दूंगा कि ये क्या है और किस काम आता है, इसके गुण और दोष क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि इसका उपयोग करके, इस प्रतीक का उपयोग करके मैं चिंतन शुरू करता हूँ। चिंतन में संप्रत्यय शामिल होते हैं। संप्रत्यय का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे कोई भी शेर नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप शेर के बारे में बताइए, तो फट आपके दिमाग के अंदर फटाफट एक शेर का पिक्चर बन जाएगा। साफ सीधे स्पष्ट रूप से उसके बारे में आप जानोगे तब जब उसकी फिगर बनेगी, तो आपके ब्रेन में यानी मस्तिष्क में उसकी फ़ोटो बन गई। फ़ोटो बनने के बाद जो मैं आपसे अब पूछूंगा कि बेटा बताओ शेर का रंग क्या था, शेर के पैर कितने थे, क्या शेर की मूंछ थी या नहीं थी, शेर की पूंछ थी या नहीं थी, जो शेर है, तो ये सब आपसे पूछूंगा तो आप क्या करोगे, उसके बारे में बताओगे। तो संप्रत्यय का मतलब यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसकी फ़ोटो आपके दिमाग में बनी है, आप उसके बारे में ईजिली बता सकते हो। अगला प्रतिमाओं की उपस्थिति होती है, कई प्रतीक, प्रतिमाएँ और प्लस में संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का, सिंबल का प्रयोग करके हम थिंकिंग करते हैं यानी चिंतन करते हैं। ठीक है, अगला देखिए चिंतन का जो संबंध होता है, यानी चिंतन का जो जुड़ाव होता है ना, थिंकिंग का मतलब थिंक करने का जो संबंध होता है वो प्रॉब्लम से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका अंत जो है वो समस्या के बाद हो जाता है। मतलब समस्या जैसे ही सॉल्व हो गई, इसका अंत क्या होगा? समस्या के हल के बाद हो जाएगा। समस्या के हल मिलने के बाद ना इसका अंत हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप स्कूल जा रहे थे, बीच रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। अब गड्ढा आ गया तो अब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको मैं पार करके उस ओर जाके स्कूल पहुंच जाऊं।
तो आपका दिमाग थिंक करना शुरू कर देगा। यानी प्रॉब्लम आई आपके सामने, आपने उस गड्ढे के बारे में सोचना विचारना शुरू किया और उस गड्ढे के पार करने के बारे में जानना शुरू किया कि कैसे पार करूं। तो उसमें आपका ब्रेन, मेंटल पावर्स एकजुट होकर थिंक करेगी और इस प्रकार से आप कई प्रकार का प्रयोग करके, चाहे लकड़ी चाहे किसी भी तरीके से प्रयोग करके आप उस पार पहुंच जाओगे और आपको अंत में सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। समझ गए? तो यही चिंतन है। यानी चिंतन का संबंध समस्या से होता है और उसका अंत समस्या के बाद हो जाता है। समस्या के हल के बाद चिंतन नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए चिंतन की विशेषता, देखिए चिंतन की विशेषता क्या है। हर चीज़ की कोई ना कोई खासियत होती है, तो इस टॉपिक की भी एक खासियत है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए क्या है, चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। थिंकिंग जो होता है ना, वो इंसानों से लेकर जानवरों तक में पाई जाती है। कई जानवर चीज़ों को सोच विचार के करते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के कोई भी डिसीज़न लेते हैं और किसी भी समस्या के सॉल्यूशन या हल तक जाते हैं। तो चिंतन यहाँ पे बताया गया है कि ये एक प्रकार की आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस है ये, और ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो चिंतन है वो हमेशा यानी ऑलवेज या सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। बिल्कुल ठीक बात है, चिंतन का जो जुड़ाव होता है वो लक्ष्य से होता है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो वो प्रॉब्लम हमारा लक्ष्य है कि उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये आई कि रीट का एग्ज़ाम पास करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करोगे, ये आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आई। यानी प्रॉब्लम के साथ साथ एक लक्ष्य, एम निर्धारित होता है पहले से ही, तो उसको आप क्या करते हो, अचीव करते हो पूरी मेंटल एबिलिटीज़ का प्रयोग करके। तो वहाँ पे चिंतन बताया जाता है कि ये लक्ष्य मुख्य प्रक्रिया है और उन्मुख प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखो, चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्क, प्रतीक व कभी कभी भाषा भी शामिल होती है। चिंतन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेंटल प्रोसेस है, प्रतिमा होती है, रीजनिंग भी होती है, तर्क भी होता है, प्रतीक व कभी कभी भाषा भी शामिल होती है। ठीक है, तो ये चीज़, भाषा का संबंध हमारे विचारों से होता है। अगर भाषा नहीं है तो आप सोचोगे कैसे, सोचोगे तभी जब भाषा है। ठीक है, तो भाषा का भी संबंध चिंतन से होता है। किसी व्यक्ति का जितना ज़्यादा भाषाई विकास होगा उतना ज़्यादा उसकी जल्दी जल्दी थिंक करने की क्षमता उसके अंदर आएगी, एबिलिटी आएगी। ठीक है, ये चीज़। चिंतन का जो प्रारंभ है वो समस्या के साथ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, कोई पी नाम का शब्द आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और अगर एस नाम का शब्द अंत में मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, चिंतन खत्म। चीज़ ध्यान रखनी है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना। स्थूल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जो चिंतन है उसकी प्रक्रिया बड़े से छोटे की ओर यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। इसमें प्रयास, विश्लेषण व संश्लेषण भी शामिल होते हैं। ठीक है, थिंकिंग करते समय कई चीज़ों को हमें टुकड़ों में तोड़कर भी समझना पड़ता है और उसके बारे में जानना होता है और अंत में हल तक पहुंचना होता है। तो संश्लेषण हो, विश्लेषण हो, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसमें आता है, थॉर्नडाइक की थ्योरी का भी, कि हम इसमें कई प्रयास भी करते हैं सोचने विचारने की, लेकिन हल नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन हल मिल जाता है उसका। ठीक है, देखिए चिंतन में पूर्वानुभव व स्मृति शामिल होता है। पूर्वानुभव मतलब आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, मे बी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आपने जल्दी हल कर लिया, 1-2 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई, तो अब आपको उसका सॉल्यूशन चुटकियों में मिल जाएगा, क्योंकि उसका संबंध आपकी मेमोरी और प्लस में प्रीवियस एक्सपीरियंस से था। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको अपने चेतन मन में लाना या फिर उसको अपने याददाश्त में लेकर आना। जो चीज़ आपने सीखी उसको आप याद, जैसे एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम में तो आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ रखी है, लेकिन उस समय कोई भी थ्योरी आ जाती है तो आपको फटाफट आपकी जो मेमोरी है वो आपको पीछे ले जाती है और याद दिलाती है कि ये चीज़ है, तब उसका हल निकालते हो आप। तो चिंतन में स्मृति व प्रीवियस एक्सपीरियंस भी जुड़ते हैं, ध्यान रखना है। देखो चिंतन की अवस्था क्या है, स्टेज ऑफ थिंकिंग क्या है। देखो तो सबसे पहले चीज़ ये रखना है कि चिंतन समस्या से प्रारंभ होती है, यानी प्रॉब्लम आपके सामने होगी तो चिंतन समस्या से प्रारंभ होती है। पहली चीज़, चिंतन तब होगा जब प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम आ गई आपके पास,
समस्या के बारे में सोचने लग जाओगे। प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, विचारना शुरू कर दिया, कई लोगों से बात करना शुरू कर दिया, अरे प्रॉब्लम है कैसे हल करूँ मैं, वो भी अपनी राय देंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर विकल्प, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी पहले आप उस प्रॉब्लम से मिल चुके हो तो आप प्रीवियस एक्सपीरियंस के ज़रिए उसका हल ढूंढने की कोशिश भी करोगे और कई विकल्प भी लेके आओगे। ठीक है। अगला चौथा है कि विभिन्न विकल्पों में संबंध स्थापित करना व प्रयास में त्रुटि शामिल होना। बिल्कुल ठीक है। जो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के ज़रिए जो विकल्प आप लेके आए हो, अब उन विकल्पों में संबंध, रिलेशन बनाना, एंड रिलेशन बनाते बनाते आप प्रयास में त्रुटि भी करोगे। कई रिलेशंस मेल नहीं खाएंगे तो आप दोबारा प्रयास करोगे, फिर गलतियाँ होंगी, फिर प्रयास करोगे, एंड में आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। सही संबंध का चयन करने के बाद समस्या का हल, यानी प्रॉब्लम हो गई आपकी शॉर्ट आउट, यानी सॉल्यूशन आपको मिल गया और ये यहाँ पे चिंतन खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि चिंतन क्या है। चिंतन की डेफिनेशन रॉस की बता दी, चिंतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। असल में कई जगहों पे ये नहीं बताया जाता, सिर्फ पढ़ा दिया जाता है कि चिंतन है क्या। चीज़ों को रट लिया आपने, एग्जाम में बैठ गए, रटा रटाया ज्ञान कहीं काम नहीं आता, रोट लर्निंग भूल जाओ। चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि चिंतन असल में क्या है। तो चिंतन हम तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी या छोटी प्रॉब्लम हो, जहाँ प्रॉब्लम का हल निकला वहाँ चिंतन। जो चिंतन के प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग हैं, जो जैकवार्डो व रूक ने 1977 में 1977 में चिंतन के दो भाग बताए, दो हिस्से बताए चिंतन के। इन दो मनोवैज्ञानिकों ने 1977 में यानी 1977 में, वो क्या था, इन्होंने दो भाग बताया, एक सवलीन चिंतन, दूसरा था यथार्थवादी चिंतन। देखो सवलीन चिंतन क्या था। सवलीन चिंतन में क्या होता है, ऐसा चिंतन जो स्वयं में लीन हो, उसे हम सवलीन चिंतन कहते हैं। वह चिंतन जिसमें व्यक्ति काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे विचार जो काल्पनिक हो, हालांकि होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन विचारों के बारे में आप सोच रहे हो, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, वह इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हो, आप उसके बारे में अभिव्यक्ति कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए सौपन में क्या है, सपने में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, ख्वाली पुलाव कर लिया आपने, मज़े से सपने देख लिए। सपने में आपने देख लिया बड़ा घर होगा, ठीक है, मैं अमीर हो जाऊंगा, मतलब XYZ पता नहीं क्या क्या आपने सपनों में देख लिया। अब उसके बारे में सोच रहे हो, होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत करना नहीं है, रीट पास करना है, सिलेक्शन लेना है, सोच रहे हो उसके बारे में लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। तो क्या है ये, सवलीन चिंतन ही तो है। बस सौपना देख रहे हो आप, सौपन देख रहे हो, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हार्डवर्क ही नहीं है आपका। तो ये है, आप अपनी इच्छाओं व काल्पनिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हो इसमें सवलीन चिंतन में। अगला है हमारा यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग, इसे कहते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। इसका क्या है, इसका संबंध वास्तविकता से होता है, प्रेजेंट और रियलिटी से होता है, वह समस्या का समाधान इसमें होता है। तो जो यथार्थवादी, जो रियलिस्टिक चिंतन है, इसका संबंध रियलिटी से होता है, इसमें रियल बातें होती हैं, वह समस्या का समाधान भी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया, गाड़ी के बंद होने से कारण जानना, गाड़ी बंद हो गई, चलते चलते हो क्या गया गाड़ी में, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। आपने वहीं पे रियल रूप से सोचना शुरू कर दिया। रियलिस्टिक थिंकिंग यही है कि कोई भी चीज़ जो आपके साथ घटित हो जाए और उसके रीज़न जानने लग जाओ ना, तो वो आपकी यथार्थवादी या फिर रियलिस्टिक चिंतन है। इसका संबंध वास्तविकता से होता है और समस्या का समाधान भी होता है। गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते अचानक बंद हो गई, आप उतरते हो, जो भी कुछ देखना चाहो वो देख सकते हो, क्या हुआ है गाड़ी के अंदर, एंड देन आप देखते हो यार ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, यानी रियलिस्टिक में गाड़ी बंद होने के कारण भी जानोगे आप। अब देखिए, ये जो यथार्थवादी चिंतन है ना, इसके भी 3 प्रकार बताए हैं, 3 टाइप्स बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, बहुत एग्जाम में पूछे गए। ये आप मान लीजिए सीटेट का तो एकदम फेवरेट है, पता नहीं कितने क्वेश्चन है। पहला है यथार्थवादी चिंतन के प्रकारों में से एक अभिसारी चिंतन, जिसे हम कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यह निगनात्मक चिंतन भी कहलाता है। देख लो, 1 नंबर यहाँ से ले लो।
अभिसारी चिंतन को क्या किस नाम से, निगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। यानी इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगाते हो, क्यों करें हम अपना ब्रेन खर्च। ऐसा चिंतन जिसमें आप अपना ब्रेन ही नहीं खर्च करते हो, सोचना ही नहीं है, रटा रटाया ज्ञान है। ठीक है, मैं कहता हूँ भारत की राजधानी बताओ, रट रखे हो नई दिल्ली, ये चीज़ आपको देखनी है। मैं कहता हूँ पंजाब की राजधानी बताओ, पता है रटी हुई है चंडीगढ़। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा चंडीगढ़ की खासियत बताओ, न्यू दिल्ली की खासियत बताओ, हो गया, अटक गए। तो बेटा इसका जो संबंध होता है ना अभिसारी चिंतन का, इसमें आप नियम से उदाहरण की ओर चलते हो। नियम रटा रटाया है, आपको नियम बना दिया गया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली के बारे में कोई पूछ ले कि नई दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतनी खास है, तो नहीं बता पाएगा कोई। तो इसमें जो होता है ना, इसमें जो अभिसारी चिंतन में ना आपके जो, इसे एक तरफ से देखा जाए तो इसमें जो आप क्वेश्चन का अर्थ देते हो ना, यानी क्वेश्चन का जो आंसर देते हो, मीनिंग देते हो, उसमें क्या होता है, सिर्फ आंसर एक ही होता है। अगर मैं तो भारत की राजधानी क्या है तो नई दिल्ली बोलोगे, यानी न्यू दिल्ली बोलोगे, और इसका एक ही आंसर रहेगा आपका, क्या, न्यू दिल्ली। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और रटे रटाए ज्ञान दे रहे हो। और इसमें ज्ञान अगर मैं बात करूँ अभिसारी चिंतन में, तो इसमें क्या होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बंद होते हैं पूरी तरीके से। बच्चों को सोचने में मजबूरी नहीं किया जाता है कि कोई नई चीज़ लेके आओ, रटा दिया है 28 के 28 स्टेट पूछ लिए गए, लेकिन उस स्टेट की खासियत क्या है ये नहीं बता पाएगा बच्चा। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, जिसमें बच्चा कुछ सोच ना पाए, कोई नई चीज़ का निर्माण ही ना कर पाए, ना कोई क्रिएटिविटी करे, तो वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं सोचना, पुराने तत्वों के आधार पर, पुराने रूल्स के आधार पर वही निकाल दिया आपको ये चीज़। ठीक है, जो बी है वो है सृजनात्मक चिंतन। इसे हम अपसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछ ले सृजनात्मकता चिंतन क्या है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही है, अभिसारी चिंतन ही है। इसे क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इस चिंतन में दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से तथ्यों को जोड़ा जाता है, अपनी ओर से तथ्यों को जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए विद्यालय में कई छात्र होते हैं, लेकिन कई छात्रों को ये कहा गया कि आप सभी नई दिल्ली के बारे में सोचिए कि नई दिल्ली में क्या क्या चीज़ें आपने देख रखी हैं, क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। तो बच्चे बताना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये अपनी अलग विचारधारा देगा, ये अपनी अलग विचारधाराएं देगा, कई बच्चे अपनी अलग अलग विचारधाराएं देंगे। यानी ये रटा रटाया ज्ञान नहीं है, इसमें बच्चा अपने खुद की नॉलेज देगा कि हाँ ये है, इसमें ये है। मैं कहता हूँ भैया बताओ कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, खासियत बताओ। तो बच्चा अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स देगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, समझ रहे हो। तो इसके अंतर्गत ये होता है, इसमें नई नई चीज़ों का सर्जन होता है, रटा रटाए तथ्य नहीं होता है। इसमें जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स होते हैं, उसमें अपने खुद के फैक्ट्स जोड़कर और फिर आंसर आप देते हो। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ओपन माइंडेड क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ओपन। ये तो क्लोज माइंडेड है, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन होता है। जो भी आप पूछ लो उसके बारे में आपने बता दिया किताबी ज्ञान से हटकर, ये चीज़। तो ये आपका होता है क्रिएटिव थिंकिंग, या फिर कह लीजिए डाइवर्जेंट थिंकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें समस्या का समाधान एक होगा, बट इसके अंदर समस्या का समाधान न जाने कितने सारे होंगे। अब देखिए सी है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी क्रिटिसाइज या कह लो इवैल्यूएट थिंकिंग। किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना आलोचनात्मक थिंकिंग है। यानी किसी वस्तु के गुण व दोष के बारे में मैं आपके सामने कोई वस्तु रख देता हूँ, कोई थिंग रख देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भैया इसकी ये खासियत है, ये क्वालिटी है। लेकिन दूसरा बच्चा खड़ा होता है क्लास में, कहता है मैम इसकी बहुत सारी बुराइयां भी तो है, बहुत सारी बुराइयां भी तो है इसकी, खासियत तो आपने बता दी, बुराइयां तो बताई ही नहीं। तो भैया आलोचनात्मक सोचने का, विचारने का तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी वस्तु के गुण व दोष या किसी भी टॉपिक के गुण
या दोष, यानी अच्छे और बुरे के बारे में बता दो, वो आपकी आलोचनात्मक थिंकिंग है। और ये थिंकिंग हर किसी के अंदर होनी चाहिए। आपको सही और गलत का फ़र्क पता होना चाहिए कि समाज में सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सही और गलत का जो हमारा निर्माण करती है हमारे दिमाग के अंदर, सही क्या है समाज में, गलत क्या है, वो है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ आलोचनात्मक थिंकिंग। ठीक है, तो ये आलोचनात्मक थिंकिंग जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो भी आप सोचते विचारते हो उसमें गुण और दोष को रखते हो, और ये तो है ही सबसे नंबर 1 टॉप पे क्रिएटिव थिंकिंग। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, सबसे बढ़िया। एक होती है आपकी तर्क करने वाली थिंकिंग, सबसे बढ़िया, सबसे ऑथेंटिक तार्किक चिंतन, ठीक है, जिसमें तर्क कर करके हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमारे मन के अंदर कई प्रकार की रीजनिंग पावर की शक्तियाँ भी बढ़ती हैं और प्लस में सॉल्यूशन भी बड़े ताजे होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभिसारी, आलोचनात्मक चिंतन, यथार्थवादी, और मैंने आपको बताया टॉप पे सबलीन चिंतन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, चिंतन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यहीं से एग्जाम में पूछेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।